हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स्थान एंड वेलकम टू द क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉम्पोजिशन एंड वर्किंग। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कैसे फॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या थी इसके कॉम्पोजिशन, वर्किंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे के पूरे टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया क्या थी। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेम सजेस्ट कि ये जो असेंबली थी इसको बनाया गया था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक असेंबली को बनाया गया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो सभा थी, ये वो असेंबली थी जिसको बनाया गया था हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने के लिए। ठीक है ना। So the Constituent Assembly of India was formed to draft the Constitution of India. It was constituted under the Cabinet Mission Plan 1946. Now understand one thing, that India was standing on the verge of its independence. ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का एक आप कह सकते हैं कि एक फाइनल डिसीजन लिया गया। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो आइडिया है ये कोई 1946 का आइडिया नहीं है। ये आइडिया बहुत पहले कांग्रेस लीडर्स को आया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ताकि भारत के जो लीडर्स हैं वो भारत के लिए एक अच्छा संविधान डिजाइन कर सके एज पर इट्स नीड्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड सिचुएशंस भी ऐसे चल रहे थे और इंडियन लीडर्स ने भी फुल प्रेशर बना रखा था फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन के ऊपर काफी प्रेशर था उसकी कॉलोनीज को आजाद करने का। तो ये सारी चीज के चलते फाइनली 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान दिस वाज डिसाइडेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड। और सबसे पहली जो मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। सो 1946 से लेकर के और स्पेसिफिकली लिखे तो दिसंबर 1946 से लेकर के जनवरी 1950 तक का टाइम लगा हमें हमारा संविधान बनाने में। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन समझना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भाई ये एक सभा थी जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनाई गई थी एंड इसका जो मेन काम था वो ये था कि हमारे देश के लिए एक संविधान को बनाना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देखो, एज इट इज रिटन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट द आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय इन 1934। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का ये जो आइडिया था ये 1946 का नहीं था। ये पहले ही कांग्रेस लीडर्स को इस चीज का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए एंड द फर्स्ट लीडर टू प्रपोज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एम.एन. रॉय। ठीक है, इन द ईयर 1934। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड को रेज किया इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए या फिर इस चीज की डिमांड रखी गई दैट कांग्रेस नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स फॉर्मेशन। अब ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया इन द ईयर 1940 which was called as the August Offer। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो डिमांड थी इसको एक्सेप्ट किया गया इन द ईयर ऑफ 1940 एंड क्या नाम दिया गया उसका? ऑगस्ट ऑफर। और फिर 1940 में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेने के बाद फाइनल स्ट्रक्चर जो मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो मिला इन द ईयर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इसकी मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इसे अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया और अंतिम रूप कैबिनेट मिशन योजना 1946 में मिला। सो आई होप एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब तक समझ आ गया होगा। ठीक है, मेन हमें जो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ये जो समझना है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या,
क्या इसका काम था? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? सबसे पहली बार ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए पहली बार कब मिली थी? एंड इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर जो दिया है इसको, ये कैबिनेट मिशन प्लान में मिला है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और समझते हैं इसकी कॉम्पोजिशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओरिजिनली टोटल मेंबर्स थे 389। ठीक है, नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये जो नंबर है ये एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं, बट डेफिनेटली देयर कैन बी सर्टेन क्वेश्चंस टू इट। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं जहां पर डायरेक्टली आपसे नंबर ऑफ सीट्स पूछ ली गई है। तो वी नेवर नो कि इस एग्जाम में भी ये वाला पैटर्न कब आ जाए, है ना। अब देखो, ये जो 389 की सीट्स थी, इसमें 292 सीट्स ब्रिटिश इंडिया की थी, यानी उन प्रोविंसेस की थी जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। उसके बाद बाकी 93 सीट्स जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स की थी। ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, लेकिन उसको रूल कौन कर रहे थे? प्रिंसली स्टेट्स। बेसिकली वो प्रिंसली स्टेट्स भी बहुत हद तक ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे, बट स्टिल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था? वहां के प्रिंसेस के हाथ में था। एंड देन देयर वाज दिस थर्ड कैटेगरी जिसको कितना 4 सीट्स मिली थी, एंड दैट वाज चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस या फिर चीफ कमिश्नर एरियाज। इज इट क्लियर? जैसे अब हम यूनियन टेरिटरीज रखते हैं ना जिसको डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती है, वैसे ही देयर वर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये इस टाइप से डिवाइडेड थी नंबर ऑफ सीट्स। टोटल सीट्स 389 थी ओरिजिनली। ठीक है, बट जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 में बनाई गई थी, लेकिन 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो ये ओरिजिनल सीट्स जो है वो कम हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान अलग हो गया था इन द टर्म ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। क्लियर? तो इसलिए जो ओरिजिनल सीट्स थी, नॉट ओरिजिनल सीट्स, आई एम सॉरी, बट 1947 के टाइम पर जो नंबर ऑफ सीट्स रह गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कम हो गई थी। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था एंड दैट वाज द मेन रीजन। अब इसके जो मेंबर्स थे उनको कैसे इलेक्ट किया गया था? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शंस या ऐसा कुछ नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के टाइम पर। लोगों को इनडायरेक्टली ही इलेक्ट किया गया था पॉपुलेशन के बेसिस पर, यानी कि जिस प्रोविंस में ज्यादा आबादी है वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे, और जहां पर कम आबादी है उस प्रोविंस से कम रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे एंड पॉपुलेशन के बेसिस पर इलेक्शंस हुए थे। अब उन जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, उसमें कैटेगरीज थी जनरल कैटेगरी, मुस्लिम कैटेगरी एंड सिख कैटेगरी। ठीक है, एंड एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो सीट्स थी ये ओरिजिनली 389 थी, बट आफ्टर पार्टीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स रह गई थी वो थी 299। सो आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल सीट्स रिमेनिंग थी वो थी 299। इतनी चीज क्लियर हुई? कॉम्पोजिशन समझ में आया? ओरिजिनल कॉम्पोजिशन या ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट्स थी, जिसमें कि 292 ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की थी और 4 सीट्स चीफ कमिश्नर एरियाज को बिलोंग करती थी। अब मेंबर्स को इनडायरेक्टली चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पॉपुलेशन के बेसिस पर चुनाव हुआ था, है ना, कि जिस प्रोविंस की ज्यादा आबादी है वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया था। एंड देन 3 कैटेगरीज थी, जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख। इज इट क्लियर? एंड आफ्टर पार्टीशन द सीट्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 389 टू 299। Am I clear? I hope आपको composition of constituent assembly, especially in its original form, अभी तक क्लियर हो गया होगा। Now, let us understand the working of constituent assembly. क्या कार्य प्रणाली रही थी constituent assembly? देखो, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी दैट हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, टेम्पररी चेयरमैन किसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? टेम्पररी चेयरमैन थे सचिंदानंदा सिन्हा। ठीक है, सचिंदानंदा सिन्हा
एक टेम्पररी चेयरमैन थे, और इनको चेयरमैन क्यों बनाया गया था? देखो यहाँ पर ये जो चेयरमैन की बात हम कर रहे हैं, उस टाइम पर सचिंद्र नंदा सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया था फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, फॉलोइंग अ फ्रेंच प्रैक्टिस, जहां पर जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है, ठीक है, उसको चुना जाता है एज अ चेयरमैन फॉर द फर्स्ट मीटिंग, है ना, कि जैसे हम पहली बार मिले हैं, पहली बार मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो अब इस मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? तो फिर फ्रांस की एक प्रैक्टिस है कि जब पहला सेशन होता है या जब भी कोई असेंबली पहली बार मिलती है, तो उसको जो लीड करने वाला है, जो चेयरमैन होता है, वो ओल्डेस्ट मेंबर होता है, जो सबसे एजेड होता है या जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होता है उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो टेम्परेरीली फॉलोइंग दिस फ्रेंच प्रैक्टिस सचिंद्र नंदा सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया था, और उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट बने H.C. मुखर्जी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज B.N. राव। दिस हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन द क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के बारे में पूछा गया हो, इस बार आपसे वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले कि हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट वाज H.C. मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज B.N. राव, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी, जिस कमिटी ने मेन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिजाइन किया है, ड्राफ्ट किया है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनके बारे में हमने काफी डिटेल में पूरा लेक्चर डेडिकेट किया है B.R. अम्बेडकर को, राइट। नाउ फैक्चुअल पॉइंट्स आर, कितना टाइम लगा हमारे संविधान को डिजाइन करने में या बनाने में? द टोटल टाइम टेकन वाज 2 years 11 months and 18 days। प्लीज डू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ऐसे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आ जाते हैं और वहां पर बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द टोटल टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज 2 years 11 months and 18 days। कितने सेशंस हुए? टोटल 11 सेशंस हुए, यानी 11 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक साथ बैठी। टोटल सिटिंग 165 डेज, ठीक है, 11 सेशंस एंड 165 डेज जब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक साथ बैठी है। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है। आई होप दीज आर बाय नाउ दीज आर क्लियर, क्योंकि देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो हमें ना कहीं रेक्टिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, जैसे कि अगर आप बुक्स एंड ऑथर्स की बात करो तो आपको वो रेक्टिफाई करनी पड़ती है, उसको आप बार बार जब मल्टीपल रिविजन्स करते हो तो वो आपको याद रहती है, और इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जहां पर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे काम नहीं आती है। इज इट क्लियर टू यू? सो दैट इज वाई, इसलिए मैंने यहाँ पर ना ये पॉइंट्स में चीजें दी है, ताकि आपको पता रहे कि पहली बैठक कब हुई, ठीक है, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्या है क्वेश्चंस पिकअप कर लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई होप आपको एक ये ब्रीफिंग आपको समझ में आ गई होगी कि कितना टाइम लगा, टोटल सेशंस, टोटल नंबर ऑफ डेज in making of the constitution. I am assuming that all of this is clear to you by now. So let us move forward and study certain important committees of the Constituent Assembly. अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिजाइन किया गया तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाई गई, एंड उस कमिटी का नाम विद देयर चेयरमैन आपको याद रखते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सेक्शन से मैच द फॉलोइंग भी आए हैं, प्लस चेयरमैन के बारे में भी पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, क्वेश्चंस लाइक दीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन कोर आप कह सकते हो कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे दैट वाज B.R. अम्बेडकर। उसके बाद यूनियन पावर्स कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अगेन जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ मेजर कमिटीज थी,
ठीक है। ऑल्दो बहुत सारी कमिटीज थी, सिर्फ इतनी ही कमिटीज नहीं थी, और भी कमिटीज थी और उनके मेंबर्स भी थे और उनके चेयरमैन भी थे, पर हम इम्पोर्टेंट कमिटीज को याद रखेंगे। इवन इफ मैच द फॉलोइंग भी आ रहा है तो आप इजीली एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करके अपने आंसर तक पहुंच पाओ, ठीक है। एंड अगेन आई वुड से कि ये चीजें बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, सो यू माइट हैव टू जस्ट रीड देम अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू लर्न देम, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन वाज जवाहरलाल नेहरू। आप ऐसे याद रखो कि यूनियन पावर्स एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। देन रूल्स एंड स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब ना इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज हैं दोनों, यूनियन में जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे हैं, प्रोविंशियल में यानी प्रोविंसेस के लेवल पर यानी स्टेट्स के लेवल पर भी आप समझ सकते हो, तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द चेयरमैन, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेयर करी थी, ठीक है। तो ये आप बार बार पढ़ोगे या 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट द सेम थिंग रिटन इन हिंदी, ठीक है ना। तो ऑल द हिंदी स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू द नेम्स ऑफ द कमिटी, ठीक है। हिंदी में क्या नाम है उन कमिटीज के, यहां से भी आप लोग देख सकते हो। अब कुछ की फैक्ट्स विच शुड बी नोन टू ऑल ऑफ अस in order to prepare our chapter and unit of constituent assembly। तो देखो की फैक्ट्स क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। एनफोर्समेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। एंड ओरिजिनली शेड्यूल्स कितने थे? टोटल 8 शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब यहाँ पर देखो, एक तो है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया और फिर एनफोर्स कब हुआ, ये दो अलग अलग डेट्स हैं। हमारा जो प्रियम्बल है उसमें कौन सी डेट लिखी हुई है? अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रियम्बल को और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है हमारे यूनिट में उसको ही कवर करने वाले हैं, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डेट लिख रखी है। जो आपने पढ़ा होगा या कभी ना कभी देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में नीचे एक डेट मेंशन है एंड दैट डेट इज 26 नवंबर 1949, ठीक है। और वो डेट है कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन की, जब सभी ने मिलकर, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने मिलकर के सिग्नेचर किए थे और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एडॉप्शन, जहां पर लोग क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, लीडर्स आर अडॉप्टिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट डेट वाज 26 नवंबर 1949 एंड देन एनफोर्स मतलब लागू कब हुआ, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 365 एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल्स वर 8। याद रखेंगे ये चीज आप सभी लोग। नाउ लेट अस मूव ऑन और समझते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा था। तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो नेचर था वो सॉवरेन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब सॉवरेन या ये सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखो सॉवरेन का मतलब होता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी होना, ठीक है। फैसले लेने की, डिसीजंस लेने की जो एक अल्टीमेट अथॉरिटी होती है उसको हम कह सकते हैं कि उसका मतलब होता है सॉवरेन। यानी कि वी आर अ सॉवरेन बॉडी, है ना। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, यानी कि इंडिया के पास अपने लिए या अपने लोगों के लिए कानून बनाने की फुल अथॉरिटी है। इंडिया या इंडिया के डिसीजंस में कोई बाहर का जो मतलब कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड इंडिया इज ऑल सॉवरेन टू मेक डिसीजंस फॉर इट्स पीपल एंड इट्स कंट्री। तो सॉवरेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सॉवरेन थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर किसी भी और दूसरे देश का प्रभाव नहीं था, चाहे वो ब्रिटिशर्स ही क्यों ना हो। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक सॉवरेन बॉडी की तरह फंक्शन किया, यानी वो पूरी तरह से आजाद थी और फुल अथॉरिटी रखती थी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो भी हम संविधान डिजाइन करेंगे वो पूरी की पूरी इंडिया में लागू होगा, सबकी सहमति से होगा एंड इसमें कोई भी दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता,
ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी एक प्रकृति या उसका एक क्या नेचर है, सबसे पहला कि वो एक सॉवरन बॉडी थी। दूसरा, इट वाज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक। अब फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं था, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। इसको डेमोक्रेटिक क्यों नहीं बोला जाता है, क्यों कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी पूरी तरह से? उसका रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे या फिर जिस मेथडोलॉजी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को इलेक्ट करके बिठाया गया था, वो जो पूरा प्रोसीजर है वो इनडायरेक्टली हुआ था। ठीक है ना, तो जो प्रोसीजर था वो पूरा का पूरा इनडायरेक्टली फॉलो किया गया था, यानी देयर वर नो डायरेक्ट इलेक्शंस। और जब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, लोगों ने, जो आम जनता है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है या फिर फुल्ली डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है। उसका सिर्फ सिंपल सा रीजन यही है कि जो लोगों को चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया, कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दी गई, एंड उनको सिर्फ और सिर्फ एलीट लोगों ने इलेक्ट किया है प्रोविंसेस से, एंड there were no common people involved in the representation of the people in the constituent assembly। ठीक है, उसके बाद तीसरा फीचर जो है या जो थर्ड टाइप का नेचर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड बोथ एक एज अ डेलिबरेटिव बॉडी भी और एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी। अब इसका क्या मतलब है कि देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो अब इंडिया के पास कोई संविधान तो था नहीं जिसको तुरंत लागू कर दिया जाए, है ना। जैसे कि हम इस चीज को अब तक समझ चुके हैं कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए, और भारत का जो संविधान है वो बना 1950 में, और पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951 में। तो इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, जो 3-4 साल का टाइम है, इस टाइम पर इंडिया को कैसे चलाना है, भारत के लिए क्या चीजें करनी है। अब अंग्रेज तो गए, ठीक है, उनके एट्रोसिटीज से तो पीछा छोड़ा, पर अब अपने देश को किस तरह से चलाना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करा, यानी विधायी संस्था की तरह भी काम करा, और विचार विमर्श भी करा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाना है, क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें नहीं रखनी है, वो सारा जो डेलिबरेशन था संविधान को लेकर के, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली सभा की तरह भी काम करा, प्लस एक लेजिस्लेटिव बॉडी यानी ऐसी बॉडी जो देश के लिए कानून बनाएगी, उस तरह से भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्ट किया। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दैट एक्टेड एज बोथ डेलिबरेटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट किया था। इज इट क्लियर? तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा था? सबसे पहला, सॉवरन बॉडी थी, नो स्टेट नो कंट्री कैन इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस भी क्या, इनडायरेक्टली बस लोगों को चुन लिया गया था, और कोई एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो नहीं की गई थी। आप कह सकते हो कि पूरे भारतवर्ष के लोगों का जो है इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए इसको बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक। थर्ड थिंग वाज दैट इट एक्टेड बोथ डेलिबरेटिव एंड लाइक अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो संविधान को नहीं डिस्कस कर रही, तो वो देश के लिए कानून बनाने का काम कर रहे थे, टेम्पररीली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रहे थे, एंड देन जब वो कानून नहीं बना रहे थे तो उस टाइम दे वर डिस्कसिंग व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो आई होप द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज क्लियर टू यू बाय नाउ। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक। नाउ मूविंग ऑन, चलो यहाँ पर पहले हम एक फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन है। 1946 में फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ऑब्वियसली। उसके बाद 1946 में फॉर्मेशन हुआ, अडॉप्शन हुआ 1949 में, किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया 1949 में। देन उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान बनाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया 1950 से।
इम्प्लीमेंटेशन, ओके, वैसे तो लिखा ही है यहाँ पर, बट स्टिल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, एंड जो इम्पोर्टेंट मेजर कमिटीज आपको बताई है ना, प्लीज डू रिमेम्बर देम, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में याद रखना। एंड यूनियन राइट्स के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो आपको स्पेशली कमिटीज और उनके जो चेयरमैन है, प्लीज उनको याद रखिएगा आप सभी लोग, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव्स रेवोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या था? देखो, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, ये रेवोल्यूशन रेजोल्यूशन, इट्स नॉट आई एम जस्ट सॉरी, ठीक है, यहाँ पर इट्स रेजोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति, दैट इज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, सो रियली आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट, बट यस, ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था या उद्देश्य प्रस्ताव, ये जवाहरलाल नेहरू ने सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया था ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड अडॉप्ट हुआ ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। सो अगेन डेट्स आर इंपॉर्टेंट हियर। देखो, दिस वाज एन हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था क्या? बेसिकली ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ये जो संविधान बनाया जा रहा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरे भारतवर्ष के सामने, लोगों के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने दर्शाने का ये एक प्रस्ताव था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य का जो प्रस्ताव रखा गया उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इंडिया वाज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना, और इंडिया के लिए हर तरह के कानून बनाना, सभी लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए। तो अब एक ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ऑन 22 जनवरी 1947, ठीक है। सो 13 दिसंबर 1946 was the date of when it was moved, and acceptance कब हुई, या फिर आप कह सकते हो अडॉप्ट कब किया गया, adopted on 22 जनवरी 1947। डू रिमेंबर द डेट गाइस। अब इसके की फीचर समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन के, क्या सॉरी अगेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्या क्या फीचर्स थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उसमें सबसे पहली चीज तो ये थी कि इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक बनने जा रही है। सो ये थे कीवर्ड्स, एंड इनको प्रियम्बल में भी ऐड किया गया था, सॉवरन एंड रिपब्लिक को, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर तो यही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, दैट ही डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल बी सून अ इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। सेकेंड, पावर लाइज इन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि जो पावर्स हैं, जो इस देश को रन करने की पावर्स हैं, वो भारत के लोगों के पास है। देन थर्ड, गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स वर देयर इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना, मतलब अगर आप सोच भी रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता या फिर दिस पर्टिकुलर एरिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो लेट मी जस्ट टेल यू, इन यूजीसी नेट और इवन इन यूपीएससी और इवन इन योर लेक्चरर एग्जाम, ये क्वेश्चंस इस सेक्शन से आए हैं। जैसे कि कौन सा वर्ड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके आपको दे दिया, एंड देन यू हैव टू टेक कि कौन सा पर्टिकुलर फ्रेज या कौन सा पर्टिकुलर एक टर्म ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पर है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, एंड आपको मार्क करना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि मेंशन नहीं है इन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो द आंसर विल बी फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में ट्रिक किया जा सकता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए स्पेसिफिकली दैट व्हाट वर द टर्म्स दैट वर बीइंग यूज्ड,
ठीक है। और अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, यानी जो भी हमारे देश की माइनॉरिटीज हैं उनको सुरक्षित रखना, उनके लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना। ठीक है, दिस वाज अनदर आई वुड से इंपॉर्टेंट पार्ट। देन फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनियन प्लस स्टेट्स। अब देखो इसका क्या मतलब है। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि पावर्स कैसी रहेंगी, डिवाइडेड रहेंगी। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि सेंटर के पास एक अपना क्राइटेरिया है, स्टेट के पास कानून बनाने का, लागू करने का अपना एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस चीज को डिक्लेयर करा, या इसको एक उद्देश्य बनाया कि भारत कैसा होगा, एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, यानी जहां पर पावर जो है वो डिवाइडेड है, सेपरेटेड है। ठीक है, एंड किस किस के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में, यानी स्टेट अपना काम करेगा और सेंटर अपना काम करेगा। ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जहां पर पावर्स कैसी हैं आपकी, डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक सेपरेशन होता है पावर्स का। सो द पावर्स आर डिवाइडेड और सेपरेटेड। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ये जो कुछ पॉइंट्स थे, ये आगे जाके प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हुए हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने क्यों पढ़ा है। इसीलिए पढ़ा है क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल से ही, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कुछ की टर्म से ही हमारे प्रियम्बल को भी बनाया गया था। ठीक है, तो लेटर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बिकेम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी ईदर वे अराउंड कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय व्हाट, तो द आंसर विल बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड या फिर आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज, या आप कह सकते हो इट इन्फ्लुएंस्ड द मेकिंग ऑफ व्हाट। ठीक है, तो द आंसर विल बी प्रियम्बल। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है, इसके जो कुछ की टर्म्स है, की प्रिंसिपल्स है, इसी को लेकर के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको भी बनाया गया था। ठीक है, so is the objectives resolution is clear to every one of you by now? I am assuming that till now objective resolution आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। दिस इज एवरीथिंग इन हिंदी। ठीक है ना, ये जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, प्लीज यहाँ से इस स्लाइड से आप लोग देखकर चाहो तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। अब चलते हैं आगे और देखते हैं व्हाट वर द चेंजेस मेड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब देखो एक लास्ट एक्ट था, ठीक है, कहीं ना कहीं 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए वो हमें पढ़ना है। ठीक है ना, डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन एवरी स्लाइड। तो देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या क्या बदलाव करे। सबसे पहला तो यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरन बॉडी बन चुका था, यानी कि अब सॉवरन बॉडी होने का मतलब कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, यह संविधान सभा पूरी तरह से आजाद है, सॉवरन बॉडी है, इसके पास फुल एंड फाइनल अथॉरिटी है भारत के लिए कानून बनाने की। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। देन सेकेंड थिंग इज that Constituent Assembly had the power to frame constitution plus make laws for the country। यही चीज सॉवरन का भी होता है, यही मतलब होता है सॉवरन का भी बेसिकली कि जो पावर्स हैं वो आ गई हैं अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में। अब कोई ऐसी ब्रिटिश सरकार या कोई भी और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी इन द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे चाहेगी संविधान को फ्रेम कर सकती है, अपने देश के लिए कानून वो बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मेंट बाय द पावर गिवन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो तीसरी चीज कही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने वो ये कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर नहीं आएगी, पूरा भारत ही क्या है, आजाद हो गया है।
और कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अब इन्फ्लुएंस नहीं करेगा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये चीज हुई। उसके बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाने की भी घोषणा हुई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिया और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पार्टीशन हमारे देश का अनाउंस हो चुका था और अब जब संविधान अलग अलग बनने हैं, भारत का अलग और पाकिस्तान का अलग, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की भी घोषणा की गई थी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है। एंड फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नर जनरल acted as the constitutional head. Clear? So, गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम किया था अप अंटिल द फाइनल डे। ठीक है ना, मतलब कि जब जो हमारे लीडर्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और जो उन्होंने जब तक पावर्स एज्यूम नहीं करी तब तक गवर्नर जनरल ने ही एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह परफॉर्म किया था। ये भी आप एक पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये निकल करके आई हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से। इज इट क्लियर? तो क्या क्या चीजें डिक्लेयर हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली पढ़ना, वो ये सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी। इसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर्स थी अपने खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना बिना किसी के इंटरफेरेंस के और अपने लोगों के लिए अपने देश के लिए कानून बनाना। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नो लॉन्गर अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट। फोर्थ, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई गई इंडिया और पाकिस्तान के लिए। एंड देन गवर्नर जनरल एक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आप कह सकते हो ओवरऑल इंडिया के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम किया है गवर्नर जनरल ने। ठीक है, अब लेट अस अंडरस्टैंड क्या क्या अलग फंक्शंस थे। कुछ ऐसे फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए हैं विच आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, हम अब हर पॉइंट में, हर स्लाइड में हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मेंशन किया है ताकि आपका एक बेसिक फाउंडेशन भी स्ट्रांग रहे एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप जल्दी से आप ग्रैब भी कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा कुछ और भी ड्यूटीज परफॉर्म करी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। क्या क्या थी वो? सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट 1947 से 1950 तक। तो देखो ये चीज तो हम नेचर में भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज बोथ एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रहा है, यानी कानून बनाने वाली बॉडी की तरह भी काम कर रहा है, एज वेल एज एक डेलिबरेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रहा है। सॉरी, यस। सो द सेकेंड थिंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था कॉमनवेल्थ में इन द ईयर 1949। प्लीज डू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। ठीक है, कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ में अपनी मेंबरशिप को जो है वो रेटिफाई किया था, उस पर रजामंदी उन्होंने दी थी। बट ये भी कहा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब किसी भी तरह से ब्रिटिश या ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रह करके काम करेंगे। इंडिया इज नाउ अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री एंड हम अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में रखते हैं लेकिन एज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम किया है, यानी कि एक पार्लियामेंट की तरह जो कानून बना रहा है बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फाइनल संविधान बना करके फाइनल इलेक्शंस ना हो करके एक पार्टी पावर में ना है तब तक एक पार्लियामेंट की तरह काम किया है। देन रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ। देन थर्ड थिंग इज adopted national flag on 22nd July 1947, adopted national anthem on 24th January 1950 and adopted national song Vande Mataram on 24th January 1950. Elected Dr. Rajendra Prasad as the President of India in the year 1950. So now again, आपके सामने कुछ ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स आ गए हैं जो आपको बार बार पढ़ने होंगे या फिर आपको इनको रट्टा मारना पड़ेगा इन सब का बेसिकली। ठीक है, क्योंकि देखो ये चीजें आई है। ठीक है, दीज हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन द एग्जाम। सो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब हुआ है? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ है 22 जुलाई 1947 में। उसके बाद जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 डेट याद रखेंगे, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद 26 जनवरी। हमारा नेशनल फ्लैग पहले अडॉप्ट कर लिया था हमने 1947 में। ठीक है,
हमारी आज़ादी मतलब हम इंडिपेंडेंस डे से पहले ही 22 जुलाई 1947 में हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, देन नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था ऑन 24 जनवरी 1950। फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनको इलेक्ट किया गया था 1950 में वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली, ठीक है। सो इज इट क्लियर टिल हियर? अब अगेन कुछ मेजर कमिटीज, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। तो आपको बेसिकली इनका नाम, कमिटीज का नाम, कौन सी मेजर कमिटीज थी विद देयर चेयरमैन आपको याद रखने हैं फॉर योर एग्जाम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस कि प्लीज डू रिमेंबर दीज कमिटीज एंड देयर चेयरमैन, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नाउ इट्स इन फ्रंट ऑफ अस, तो लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमिटी chaired by Dr. B.R. Ambedkar, Union Constitution Committee and Union Powers Committee, Power and Constitution of the Union were headed by Pandit Jawaharlal Nehru. Provincial Constitution Committee under Sardar Vallabhbhai Patel and Advisory Committee for Fundamental Rights and Minorities was also led by Sardar Vallabhbhai Patel. Then Rules Committee and Steering Committee was under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad. Is it clear? Everyone, please do not confuse these committees, क्योंकि कुछ minor committees भी थी, ठीक है ना। तो अब कुछ minor committees भी देख लेते हैं, आप इनसे confuse मत होइएगा, ये तो main committees है। Please do remember these names and their chairman. Now कुछ minor committees के बारे में देख लेते हैं। देखो, Fundamental Rights Subcommittee was under J.B. Kriplani, Minority Subcommittee under H.C. Mukherjee, Northeast Frontier Tribal Areas Committee under Gopinath Bordoloi, and Excluded Areas Committee was under A.V. Thakkar. Please, again, I am requesting you that these are important. You can get confused in this, so please do remember these. Just jot it down somewhere. Just write certain notes of it. तो please ये लिख लेना आप लोग। अगेन सर्टेन मेजर कमिटीज, ये तो देखो हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ हद तक आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि कौन सी कमिटी किसने चेयर करी है। एंड देन कुछ माइनर कमिटीज भी हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी हेडेड बाय J.B. कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमिटी हेडेड बाय H.C. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज कमिटी अंडर गोपीनाथ बोरडोलोई, एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमिटी अंडर A.V. ठक्कर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी इन कमिटीज में ड्राफ्टिंग कमिटी, तो चलो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वी ऑल नो दिस बाय नाउ, इजंट इट? एंड इसका जो फॉर्मेशन डेट था वो था 29 अगस्त 1947। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? 1946। पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। एंड देन 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमिटी को बनाया गया था। नाउ हु वर दीज मेंबर्स? कौन कौन मेंबर थे? ठीक है, दीज आर द ओरिजिनल मेंबर्स, बाकी इन दोनों लोगों को रिप्लेस किया गया था। सो चेयरमैन B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान। दीज टू वर रिप्लेस्ड, ठीक है, बट These were the original members of the drafting committee. तो आप इसको भी अपने एक मेमोरी में रखना कहीं ना कहीं, ठीक है, कि K.M. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान were the original members of the drafting committee. क्या रोल था ड्राफ्टिंग कमिटी का? सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल था दैट दे प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे देश का संविधान था उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। Then considered reports of all committees, जितनी भी कमिटीज थी और जो भी कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की थी, उन सभी कमिटीज की रिपोर्ट्स को इन्होंने कंसिडर किया था, पढ़ा था, एंड लीगल लैंग्वेज को फाइनलाइज किया था, यानी कि हमारे संविधान की लीगल लैंग्वेज कैसी होगी, जो भी आर्टिकल, जो भी एक शेड्यूल लिखा जा रहा है उसकी क्या लैंग्वेज रहेगी, वो सारी चीजों को फाइनलाइज करने वाली जो कमिटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। You can say that the drafting committee was the soul of constitution making, ठीक है। इस कमिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
So although we generally associate only Dr. B.R. Ambedkar with the formation of our constitution, but that is not the case. The entire constituent assembly was a part of it. ठीक है, 165 days का सेशन चला, सॉरी 165 days की सिटिंग हुई है, and there were 11 sessions in the formation of our Indian constitution, and even in the drafting committee there were total these many members. ठीक है, there were total 7 members in the drafting committee. तो इन सभी members का equal contribution रहा है in the formation of our constitution. ठीक है, is it clear to you everyone? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने देख लिया है. अब जो चीज है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या आलोचनाएं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्यों क्रिटिसाइज किया गया, किस तरह क्रिटिसाइज किया गया, चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं. देखो, सबसे पहला पॉइंट जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी. इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बेसिस पर या फिर इनडायरेक्टली चुना गया था रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो ये नहीं कहा जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे के पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट किया. ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी. ठीक है, तो जो चुनाव हुआ था रिप्रेजेंटेटिव्स का वो इनडायरेक्ट मेथड से हुआ था, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो यही एक इसका क्रिटिसिज्म भी बना कि फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ये नहीं थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक. क्यों नहीं था ऐसा? बिकॉज देयर वाज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. Is it clear? Then second criticism was that it was dominated by Indian National Congress. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेंस रहा है पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग में ही. ठीक है, एवर सिंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, और हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलीट मासेस. है ना, कुछ एलीट पढ़े लिखे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्रुप थी, जो ब्रिटिशर्स तक अपने लीगल राइट्स की बात करते थे. है ना, तो अब ये चीज एक क्रिटिसिज्म बनी कि जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इसको कांग्रेस मेंबर्स ने डोमिनेट कर रखा था, और आम जनता की तो रिप्रेजेंटेशन उतनी कुछ खास थी नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है कि इट वाज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक ऑल्सो. देन थर्ड थिंग इज कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी या जो संविधान बना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था. ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 64 लाख रुपीज का खर्चा आया था इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो दिस वाज द टोटल अमाउंट स्पेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ 1946 से 1950 तक. ठीक है ना, तो टोटल एक्सपेंस वाज दिस मच. तो ये कहा जाता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान बनाया गया है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहा. एंड क्रिटिक्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक लॉयर्स पैराडाइज भी कहा है, ये वकीलों का स्वर्ग. ठीक है, क्योंकि मोस्टली कौन लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट? वही लोग थे जो बहुत लीगली साउंड थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे. है ना, स्पेशली खुद भी लॉयर्स थे, इवन इफ वी कंसीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड अदर मेंबर्स. सो इसलिए बहुत सारे क्रिटिक्स ने लॉयर्स पैराडाइज भी कहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. फिर जो ये कैटेगरीज बनाई गई थी ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिटवीन जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख्स, तो इसको भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और ये कहा गया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए था. इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होंगे, सिख के अलग होंगे, जनरली हिंदूज के अलग होंगे. तो इस चीज पर भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. ठीक है, तो ये कुछ आलोचनाएं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ठीक है काम तो किया, संविधान भी बना दिया, और इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी. ठीक है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज थी, और हम आज भी अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके समझने की कोशिश करें तो उसकी भाषा इतनी आसान नहीं है कि एक आम आदमी उसको समझकर क्रैक कर पाएगा. वी वुड डेफिनेटली नीड लॉयर्स टू अंडरस्टैंड द माइन्यूट लैंग्वेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है. द लैंग्वेज इज ऑल्सो अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो इसीलिए भी इसके क्रिटिसिज्म होता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा संविधान बनाया है
उसकी जो भाषा है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखी गई है। इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? आई होप इट इज क्लियर टू यू बाय नाउ। ठीक है ना? ये तो देखो, इतना पढ़ना आपके लिए बेयर मिनिमम है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में, इससे कम अगर आप पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए अपने हर यूनिट की, अपने हर टॉपिक की। ठीक है ना? तो दिस इज द मिनिमम यू कैन अंडरस्टैंड। इससे कम अगर आप सोचो कि इससे कम पढ़कर काम चल जाए तो वो नहीं होगा। इतना या इससे ज्यादा ही आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन। अब लेट अस नाउ क्विकली रिवाइज कुछ डेट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज इस यूनिट में काफी ज्यादा थी, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was moved on 13 December 1946 and it was accepted on what date? देखो, मैं खुद भी भूल गई हूँ, चलो फटाफट फिर देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। It was adopted on 22nd January 1947. So now let us quickly move back. It was accepted on 22nd January 1947. उसके बाद सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 22nd January 1947. अच्छा, ये लिखा तो है यहाँ पर एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड। ठीक है, ठीक है, I just didn't notice this point at all. ठीक है, I just moved back to the slide, so really sorry for that. But चलो, ये चीज भी यहाँ पर लिखी है तो you don't have to worry about it. Then drafting committee 29 अगस्त 1947 में बनाई गई। देखो, ये सब एक क्रोनोलॉजी में है यहाँ पर। ठीक है, फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। नेशनल एंथम प्लस नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 and ultimately the constitution was adopted on 26 November 1949 and it was enforced. लागू कौन सी तारीख को हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950. Is it clear? I hope अब डेट्स भी जो है आपको एक क्रोनोलॉजी में, अगर कहीं पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ था 13 दिसंबर 1946। फर्स्ट सिटिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 की। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी को। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई उसके बाद। फिर फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड एनफोर्स किया गया। किस किस तारीख में? नाउ इट इज ऑल क्लियर टू यू। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग आवर लेक्चर फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर में हम एक प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा के पूरा तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉर सिटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब एज आवर एग्जाम इज अप्रोचिंग सो वी विल बी सॉल्विंग एन एंटायर क्वेश्चन पेपर सून। ठीक है, so for now this unit and this lecture is over from my side. Thank you everyone and all the best.